नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 ऐतिहासिक सक्सेस के 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इसरो एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। आदित्य मिशन इसरो का नजर चांद पर नहीं बल्कि सूरज की तरफ है। अब सूरज की गति सुलझाने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है, जो स्पेसिफिकली सूरज को स्टडी करेगा। लेकिन जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड किया था, वैसे आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि इंडिया की स्पेसक्राफ्ट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट के दौरान जाकर के सूर्य को जाने का कोशिश करेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में करीब 125 दिन लगेंगे। एक बार वहां पर पहुंच गया तो अगले 5 साल तक वहीं पर आकर के सूरज का स्टडी करेगा। पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये L1 क्या है, ये L1 पॉइंट क्या है? तो L1 पॉइंट दोस्तों एक ऐसा अनोखा पॉइंट है जहां धरती और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल बराबर होता है। सूर्य और धरती को अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L पॉइंट है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 5 लैग्रेंज पॉइंट कहां पर मौजूद है। ये वो पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ का बराबर होता है। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि इसरो ने इसे ही क्यों चुना, L1 पॉइंट को ही क्यों चुना? इसरो ने इसे इसलिए चुना, इसका क्या फायदा हुआ? तो यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट को स्टेबिलिटी मिलेगा। मतलब ये कि यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट को रखने के लिए अलग से कोई फ्यूल का जरूरत नहीं पड़ेगा और बहुत लंबा समय तक यहाँ तक मिशन किया जा सकता है। दूसरा फायदा ये है कि कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन लैग्रेंज 1 यानी कि L1 पॉइंट को अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर जो भी चीजें भेजेंगे वो कंटिन्यूअसली ऐसी पोजीशन में रहेगा जहां से धरती और सूरज दोनों को देखा जा सकता है। कभी भी एक दूसरे के शैडो में सूरज या धरती नहीं छुपेंगे। इससे पहले जो बाकी और स्पेस एजेंसी हैं वो भी सन की स्टडी के लिए इसी पॉइंट को चुना है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो अर्थ से काफी करीब है। आपको पता होगा दोस्तों, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर के जो फेमस जेम्स टेलीस्कोप को रखा है उसे लैग्रेंज 2 पर रखा गया है, जो अर्थ से पीछे है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सन का लाइट अर्थ से छुप जाए और जेम्स टेलीस्कोप पर ना पड़े। क्योंकि आप भी देखते होंगे दोस्तों कि जिधर से लाइट आ रही होती है, अगर आप उधर का फोटो लेना चाहेंगे तो साफ इमेज नहीं आता है। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो फोटो हम लोग मोबाइल या कैमरे से लेते हैं वो जनरली 10 या 20 MB की होती है, लेकिन इस टेलीस्कोप या भारत के द्वारा जो भेजा गया आदित्य L1, अगर उसकी फोटो का बात करें, उसकी इमेज की बात करें, तो वो लगभग 2 से 3 TB तक की होती है एक फोटो। अब हम लोग आदित्य L1 पर वापस आते हैं और वो क्या स्टडी करेगा, इसको समझने के लिए सन के बारे में कुछ जान लेते हैं। सन का डायमीटर लगभग 109 गुना ज्यादा है पृथ्वी की अपेक्षा। सन का वजन पृथ्वी से 3.3 लाख गुना ज्यादा है। अगर आप अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो जितना बड़ा अर्थ है वो आपको बता दो, सन इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर अलग अलग लेयर होते हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट, वैसे सूर्य के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होते हैं। सूर्य के सबसे बड़े क्षेत्र को कोर के रूप में जाना जाता है, जो सबसे सेंटर में होता है। यह वह क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और एनर्जी जनरेट करता है। माना जाता है कि यहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, उससे भी अधिक है। इसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, जो 70% सन का रेडियस का होता है, उसका टेम्परेचर 7 मिलियन है। फिर इसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन, जो सन का रेडियस का 30% है, इसका टेम्परेचर 2 मिलियन। इसके बाद सन का सरफेस है जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। एक्चुअली में सन का कोई सरफेस नहीं है दोस्तों, जैसा पृथ्वी का सरफेस है वैसा सन का सरफेस नहीं है, वो तो प्लाज्मा फॉर्म में है। मतलब उसके सरफेस पर अगर आप खड़े होंगे, वैसे तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी इमेजिन कीजिए कि अगर आप खड़े हो पाएंगे तो आप नीचे धंसते ही चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई ठोस परत नहीं है। यहाँ पर तापमान काफी हद तक ठंडा हो जाता है, 5500 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर होता है क्रोमोस्फीयर। यहाँ का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है एक बार फिर से 20,000 डिग्री से लेकर के 60,000 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर होता है। इसके बाद सन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है जिसे कोरोना कहा जाता है। ये उस वाले कोरोना वायरस से कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। कोरोना की लहर में बहुत ही गर्मी होती है, इसका तापमान 1 मिलियन डिग्री तक होता है। एक सवाल आपके मन में यह आएगा कि आखिर क्या वजह है कि सन का कोर इतना गर्म है लेकिन सरफेस इतना ठंडा, मात्र 5,500। और फिर से कोरोना का टेम्परेचर
1 मिलियन मतलब 10 लाख डिग्री टेम्परेचर। साइंटिस्ट अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाई हैं इसके पीछे, उसके श्योर थ्योरीज नहीं है। सन के यही राज को स्टडी करने के लिए आदित्य EL1 का मिशन है। सन के लेयर्स को स्टडी करना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का स्टडी करना है। लेकिन सूरज तो करोड़ों किलोमीटर दूर है, आखिर ये कैसे किया जाएगा? इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट की बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सन से ऐसे क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं। तो सबसे पहले हीट और लाइट तो हम सभी जानते हैं कि सूरज से निकलती है, ये तो बड़ा ही ऑब्वियस है। इसके अलावा सूरज से हर प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। लेकिन सूरज तो करोड़ों किलोमीटर दूर है, आखिर ये कैसे किया जाएगा? इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट की बात करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सन से ऐसे क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं। सबसे पहले हीट और लाइट तो हम सभी जानते हैं कि सूरज से निकलती है, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। इसके अलावा सूरज से हर प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्स-रेज, गामा रेज, बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन सन से बाहर निकलती है, लेकिन पृथ्वी तक नहीं आ पाती दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर मौजूद है। इसके अलावा सन से निकलता है दोस्तों सोलर विंड। बेसिकली एक बहुत बड़ा बहाव है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का और फोटॉन्स का। ये सोलर विंड जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो हमें नॉर्दर्न लाइट देखने को मिलता है। यही सुंदर सी रोशनी आसमान में जो स्वीडन और फिनलैंड, आइसलैंड जैसे देशों में देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे आदित्य EL1 में लगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आदित्य EL1 के 4 पेलोड का काम रिमोट सेंसिंग यानी कि सूर्य को मॉनिटर करने का होगा, जबकि अन्य 3 पेलोड का काम इन सिटू प्रयोग के लिए किया जाएगा। विजिबल एमिशन लाइट कोरोनाग्राफी यानी कि VELC की बात करें तो यह आदित्य EL1 मिशन का मुख्य पेलोड है, जिसका काम सूर्य की बाहरी परत कोरोना और कोरोनल मास इंजेक्शन की स्टडी करना है। आदित्य EL1 का सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट पेलोड का अल्ट्रावायलेट रेड या पैरा बैगनी रेंज के पास से फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेने के लिए डिजाइन किया गया है। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि सोलेक्स पेलोड एक सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो सॉफ्ट एक्सरे प्रवाह को मापने का काम करता है, जिसके जरिए सोलर फ्लेयर का अध्ययन करने में मदद मिलती है। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको एस्पेक्ट कहा जाता है, इस पेलोड में 2 सब सिस्टम सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर और सुपर थर्मल एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको स्टेप्स कहा जाता है, ये मौजूद है। स्विस कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है और इससे सौर हवा में उल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन नापने के लिए डिजाइन किया गया है। और सोलर एनर्जी के लिए पापा को डिजाइन किया गया है, यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड का ये सौर ऊर्जा को समझने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह सौर हवाओं और उनकी संरचनाओं को समझने का काम करता है। यह बड़े पैमाने पर सौर के द्वारा यानी कि सन के द्वारा एयर जो आयन का विश्लेषण भी करेगा। नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब जो कि अंतरिक्ष में भेजा था। पार्कर सैटेलाइट सन के कोरोना सरफेस तक पहुंच चुका है, लगभग 14 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। मिशन के दौरान पार्कर सोलर प्रोब ने वहां पर मौजूद अवस्थित कणों के नमूने लिए हैं, साथ ही सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी भी जुटाई है। पार्कर सोलर प्रोब सूरज की सतह से 65 लाख किलोमीटर के दायरे में जाकर के वहां पर मौजूद ऊर्जा प्रवाह और सोलर विंड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत का आदित्य EL1 पृथ्वी से नजदीक रहेगा और ये मात्र 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से दूर होकर के सन का स्टडी करेगा। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।